हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुज यादव सर फिर आप लोग के लिए आज मैं ग्रामर का सेशन लाया हूँ। तो ग्रामर के सेशन में मैं कल पिछले क्लास में आपसे मैं बताया था क्या कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बता रहा था। तो कंडीशनल सेंटेंस का फर्स्ट रूल भी कल पिछले क्लास में मैंने बताया है आपको, है ना। जिसमें बताया था मैंने कि कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशनल वर्ड होता है जिसकी संख्या टोटल 9 होती है। इफ, अनलेस, अनटिल, इन केस, एज सून एज, सो लॉन्ग एज, व्हेन, बिफोर और आफ्टर, ये 9 कंडीशनल वर्ड होते थे जिसके तुरंत बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस और उसके तुरंत बाद सिंपल फ्यूचर टेंस होता था। इसके बाद मैंने सेकेंड रूल भी बताया था आपको कंडीशनल सेंटेंस का, जो पास्ट इंडेफिनिट चल रहा था, जिसमें मैंने बताया था तो उसका कंडीशनल सेंटेंस के दूसरे स्ट्रक्चर को सपोजिशनल सेंटेंस कहा जाता है, ये भी बताया था मैंने। और सपोजिशनल सेंटेंस में मैंने बताया था कि सपोजिशनल वर्ड मौजूद होते हैं जो होता है इफ, एज इफ, एज दो, आई विश, वी विश, यू विश, दे विश, ही विशेस, ये सारे थे। जिसमें से मैंने इफ के स्ट्रक्चर पर, इफ के ऊपर एक तो स्ट्रक्चर दिया था कि भूतकाल में किए गए इच्छा या कल्पना के परिणाम को दर्शाने के लिए हमेशा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 का यूज करते हैं, और दूसरे एक्शन में सब्जेक्ट प्लस वुड, कुड, शुड, माइट प्लस V1 का यूज करते हैं। यानी कि उसको मैंने बताया था आपको, और उसी में बताया था कि इसको हम इन्वर्सन में भी लिख सकते हैं। तो इन्वर्सन में मैंने बताया था पिछले क्लास में कि क्या होता है इन्वर्सन, है ना। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों के साथ चर्चा किया था मैंने। तो अब चलते हैं इफ का दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इफ का दूसरा स्ट्रक्चर देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। तो देखिए कि वैसी इच्छा जो कभी भी पूरी ना हो, उन्हें दर्शाने के लिए हमेशा कंडीशनल सेंटेंस के दूसरे स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। क्या बोले? वैसी इच्छा जो कभी भी पूरी ना हो, इसका मतलब क्या? अनफुलफिलनेस डिजायर को दर्शाने के लिए हम कंडीशनल सेंटेंस के दूसरे स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। और कंडीशनल सेंटेंस के दूसरे स्ट्रक्चर में कंडीशनल वर्ड इफ का यूज होता है। और ध्यान क्या रखना है कि इफ के बाद सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, आने वाला ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वो वेयर होता है। ठीक है, क्या बोलते? इसका स्पेशल स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में ही रहता है तो ही के साथ तो होना चाहिए वास, एक नाम रहे तो होना चाहिए वास, लेकिन यहाँ वाज का यूज नहीं होगा, हर हाल में वेयर का ही यूज होगा। और उसके बाद होता है नाउन या प्रोनाउन। शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा था, फुल फॉर्म लिख देता हूँ। नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। जबकि दूसरे एक्शन को देखा जाए तो दूसरे एक्शन में होता है सब्जेक्ट प्लस पिछले वर्ग की तरह ही वुड, कुड, शुड, माइट और प्लस V1। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमारा कंडीशनल सेंटेंस का दूसरा स्ट्रक्चर का है। इफ के बाद सब्जेक्ट चाहे कुछ भी रहे, आने वाला ऑक्सिलरी वर्ब वेयर होता है, फिर नाउन या प्रोनाउन। दूसरे एक्शन में सब्जेक्ट प्लस वुड, कुड, शुड, माइट और उसके बाद V1। चूंकि वुड, कुड, शुड, माइट मॉडल वर्ब होते हैं और किसी भी मॉडल वर्ब के तुरंत बाद मेन वर्ब हमेशा V1 ही होता है। तो यहाँ पर देखना है कि इस स्ट्रक्चर के द्वारा वैसी इच्छाओं को हम दर्शाते हैं जो कभी भी पूरी नहीं हो। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं कि यदि मैं एक चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता, तो क्या संभव है कि मैं चिड़िया बन सकूं? कभी नहीं। तो इसका बनाना चाहे तो होगा क्या? इफ आई was a bird, I would fly in the sky। तो देखना है यदि इसको 3 पार्ट में मैंने बांटा तो तीनों पार्ट में और लास्ट में नो एरर, तो बताना है कि आंसर आपका क्या होगा। तो आंसर हमारा यहाँ was नहीं बल्कि वेयर होगा। क्यों?
क्योंकि ये एक ऐसा इच्छा है जो कभी भी नहीं पूरा हो सकता है। आदमी कभी भी चिड़िया बन सकता है क्या? संभव ही नहीं है। तो जो वैसी इच्छा जो कभी भी पूरी नहीं हो, उसके लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं, इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो ऐसे वाक्यों में इफ के बाद सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा वेयर होता है। जनरली हम जानते हैं तो कि आई तो अपने साथ वाज लेता है, इसके बावजूद भी यहाँ पर वेयर ही होगा। उसी प्रकार से यदि हम कहते हैं कि यदि वह एक गायक होता तो इस गाने को गा लेता। तो क्या मैं एक प्रकार का टीचर हूँ, यदि मैं गायक बन जाऊँ तो मैं इस गाने को गा लूँ, तो क्या ये संभव है? इतना आसान है नहीं। तो होगा क्या? इफ he were a singer, he would sing this song। इसको भी यदि 3 पार्ट में बांट दें तो आंसर आप बताइए कि क्या होगा? If he were a singer, he would sing this song। कहीं भी गलत नहीं है, सेंटेंस नो एरर। उसी प्रकार से यदि हम कहें कि यदि मेरे पिताजी भारत के प्रधानमंत्री होते तो कश्मीर के मुद्दे को सुलझा देते, या यदि वह भारत का प्रधानमंत्री होता तो कश्मीर के मुद्दे को सुलझा देता। If he were the PM of India, he would have solved the मैटर ऑफ कश्मीर। इसको यदि 3 पार्ट में हम बांट दें तो आंसर बताइए क्या होगा? देखिए हम उसी प्रकार से क्वेश्चन को प्रॉब्लम बना के देते हैं जिस तरह से एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो पहला दूसरा जो दिए इस तरीके से पूछ सकता है। तीसरा कहाँ दिए? देखिए इफ ही वेयर द पीएम ऑफ इंडिया, यहाँ तक सही है। ही वुड हैव सॉल्व्ड, यहाँ वुड हैव प्लस V3 लग गया जो कि गलत है। यहाँ पर है प्लस V3 नहीं प्लस बराबर, जो कि वुड प्लस V1 का यूज होना चाहिए। तो हैव सॉल्व की जगह पर होगा क्या? केवल सॉल्व द मैटर ऑफ कश्मीर। ये कंडीशनल सेंटेंस का रूल नंबर 2 था। अब चलते हैं, इसको हम इन्वर्सन में भी बना सकते हैं। इन्वर्सन क्या होता है? इन्वर्सन पिछले क्लास के वीडियो खोल के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि इन्वर्सन के बारे में मैंने बताया था आपको कि इन्वर्सन एक ऐसा सेंटेंस होता है जो देखने में लगता है कि वो इंट्रोगेटिव है, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, लेकिन फिर भी वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव ना हो करके पॉजिटिव ही होता है। तो वैसे वाक्यों को कहा जाता है इन्वर्सन सेंटेंस। तो इन्वर्सन में यदि इसका स्ट्रक्चर को देखा जाए तो क्या होता है कि इफ यहाँ से हट जाता है, और इफ हटने के बाद ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद और ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। यानी कि यहाँ पर सब कुछ वैसा ही रहेगा, बस थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की चीज़ है कि इन्वर्सन में क्या होता है। क्योंकि आपको मैंने बताया कि इन्वर्सन जो होता है वो देखने में इंट्रोगेटिव लगता है, लेकिन होता है पॉजिटिव। यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब वेयर पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। ऑक्सिलरी वर्ब वेयर पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, है ना। यानी कि यहाँ से इफ को हटा देते हैं। इसका मतलब क्या समझे कि कंडीशनल सेंटेंस के दूसरे स्ट्रक्चर जिसके द्वारा अनफुलफिलनेस डिजायर को बतलाया जाए, वैसे वाक्यों को हम इन्वर्सन में भी रख सकते हैं, और इन्वर्सन में भी ये पार्शियल इन्वर्सन में होता है, ठीक है। तो पार्शियल इन्वर्सन में क्या होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाता है और इफ को यहाँ से हटा देते हैं, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब है जो सब्जेक्ट के पहले आ गया है, यानी ये हमारा हो गया इन्वर्सन। बाकी सब जैसा है वैसा ही रहेगा। अब तीनों एग्जाम्पल जो दिए हैं, इन तीनों एग्जाम्पल को हम इन्वर्सन में बनाना चाहें तो वो भी बन सकता है। कैसे? यहाँ से हम इफ को हटा दिए, आई वॉज आई वेयर को हटाए, यहाँ पर कर दिए क्या? वेयर आई ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। उसी प्रकार से इफ को यहाँ से हटा देंगे, ही वेयर नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर क्या करेंगे? वेयर ही ए बर्ड ही वुड सॉरी वेयर ही अ सिंगर ही वुड सिंग दिस सॉन्ग। इसी प्रकार से यहाँ भी हम क्या करेंगे?
कि इफ को हटा करके ही वेयर को हटा करके यहाँ पर कर देंगे क्या कि वेयर ही द पीएम ऑफ इंडिया ही वुड सॉल्व द मैटर ऑफ कश्मीर। यानी कि ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर हुआ और ये कंप्लीट सेंटेंस जो हुआ ये पूर्ण रूप से चला गया किसमें, इन्वर्सन में। तो इन्वर्सन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा इसका। चलिए ये तो हमारा कंडीशनल सेंटेंस का दूसरा स्ट्रक्चर था, इसको उतार लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं कंडीशनल सेंटेंस का ही स्ट्रक्चर है, क्या है जो देखना है। तो मैंने बताया था आपको कि सपोजिशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस के दूसरे स्ट्रक्चर को सपोजिशनल सेंटेंस कहते हैं। और सपोजिशनल सेंटेंस में इफ, एज इफ, एज दो, आई विश, वी विश, यू विश, दे विश, इन सभी का यूज होता है। यानी कि इफ से तो मैंने दो स्ट्रक्चर बताया आपको, ठीक है। और दूसरा तीसरा बताते हैं हम आपको क्या कि एज इफ और एज दो का यूज कहाँ होता है, ठीक है। तो एज इफ और एज दो का एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस प्लस एज इफ या एज दो, और उसके बाद सब्जेक्ट चाहे कुछ भी रहे, ऑक्सिलरी वर्ब वेयर होगा, और उसके बाद होता है नाउन या प्रोनाउन। सेम वैसा ही चीज है, बस थोड़ा सा अंतर है यहाँ क्या है कि पहले सिंपल प्रेजेंट आ गया, एज इफ और एज दो रहेगा ही, इसके बाद सब्जेक्ट चाहे कुछ भी रहे, ऑक्सिलरी वर्ब वेयर होगा, पहले ही बताया था मैंने। तो एज इफ और एज दो के बाद भी ध्यान देना है क्या कि एज दो और एज इफ के बाद भी जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट चाहे कुछ भी रहे, ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा वेयर ही होता है, कभी भी वहां पर वाज का यूज नहीं होता है। तो देखना है क्या, जैसे एग्जांपल, वह ऐसे बोलता है मानो कि वह मेरा बॉस हो। एज इफ और एज दो का हिंदी अर्थ होता है क्या, मानो कि, क्या है कि वह ऐसे बोलता है, तो ही स्पीक्स एज इफ या एज दो ही दे दो, he was my boss। वह ऐसे बोलता है मानो कि वह मेरा बॉस हो। इसको यदि हम तीन पार्ट में बांट दें तो आपको आंसर बताना है कि क्या है। देखिए ही है, फिर भी यहाँ पर was नहीं होगा बल्कि where होगा। उसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल आपको मैं देता हूँ कि वह ऐसे चलती है मानो कि वह ऐश्वर्या राय हो, तो he walks as though, sorry, he नहीं, she walks as though she were ऐश्वर्या। ठीक है, इसको भी तीन पार्ट में बांट दिए, तो बताना है कि गलती कहाँ है। तो she walks ऑलरेडी सिंपल प्रेजेंट में है, एज दो के बाद सब्जेक्ट हमारा कुछ भी रहे वेयर होगा, ये भी सही है, यानी सेंटेंस में किसी प्रकार का कोई गलती नहीं है। तो ये हमारा हो गया कंडीशनल सेंटेंस का नेक्स्ट तीसरा रूल। अब आते हैं हम चौथा स्ट्रक्चर पर। तो इसमें किसी के इच्छा को दर्शाया जाता है। इसमें आई विश, वी विश, यू विश, दे विश, ही विशेस, इन सभी शब्दों का यूज करते हैं। और ध्यान देना है कि इनके बाद भी सब्जेक्ट चाहे कुछ भी रहे, आने वाला जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो हमेशा वेयर होता है, कभी भी वाज नहीं होता है। यानी कि कह सकते हैं आई विश, यू विश, दे विश डॉट डॉट, सब्जेक्ट प्लस वेयर प्लस नाउन या प्रोनाउन। जैसे हम कहते हैं क्या कि मेरी इच्छा है कि मैं एक गायक बनूं, है ना। तो हम कहते हैं क्या कि आई विश आई वेयर अ सिंगर। मेरी इच्छा है कि मैं एक क्या होता, सिंगर होता, काश मैं एक सिंगर होता। यानी
आई विश के साथ सब्जेक्ट आई है, फिर भी वेयर दिए हैं, सेंटेंस हमारा क्या है, सही है ना। तो यहाँ पर देखना है कि ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस का दूसरा स्ट्रक्चर था। कंडीशनल सेंटेंस का दूसरा स्ट्रक्चर भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। पहला स्ट्रक्चर मैंने आपको पिछले क्लास में क्लियर किया था, ठीक है। अब कंडीशनल सेंटेंस के दूसरे स्ट्रक्चर को भी टच कर ही देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, तब हो जाएगा हमारा ये कंप्लीट कंडीशनल सेंटेंस। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा पास्ट परफेक्ट टेंस। उतारिए। कंडीशनल सेंटेंस का तीसरा स्ट्रक्चर भी बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ा सा अंतर है। देखना है क्या कि कंडीशनल सेंटेंस के तीसरे स्ट्रक्चर में कंडीशनल वर्ड के रूप में हमेशा इफ का यूज होता है, ठीक है। क्या बोले, कंडीशनल सेंटेंस के तीसरे स्ट्रक्चर में कंडीशनल वर्ड के रूप में हमेशा इफ का यूज होता है, और इफ के बाद का जो सटा हुआ क्लाउज होता है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, और उसी से सटा दूसरा क्लाउज जो है वो हमेशा पास्ट फ्यूचर टेंस में होता है। तो पास्ट फ्यूचर टेंस आपके लिए नया होगा, लेकिन स्ट्रक्चर देंगे तो आप लोगों को नया नहीं लगेगा। क्या होता है, इफ तो रहेगा ही। पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, और उसके बाद ऑब्जेक्ट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। बच गया हमारा पास्ट फ्यूचर टेंस। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वुड, वुड, शुड, माइट, इनके साथ जुड़ता है हैव, और जब हैव जुड़ जाए तो वर्ब होगा V3। तो ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस का तीसरा स्ट्रक्चर। तो जो भी सपोजिशनल सेंटेंस में हमने बनाया था उन सबको हम इसमें बना सकते हैं, लेकिन क्या है कि इनका स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा केवल। जैसे हम कहते हैं क्या कि यदि तुम यहाँ आए होते तो मैं तुम्हारी मदद किया होता, तो होगा क्या, इफ यू हैड कम हियर I would have helped you. If you had come here, I would have helped you. यदि तुम यहाँ आए होते तो मैं तुम्हारी मदद किया होता। ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस का तीसरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसी से एक और स्ट्रक्चर, एक और एग्जांपल देता हूँ, और वो एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन। ये थोड़ा सा देखना है आप लोग को गलती कहाँ है। इफ वी हैड मोहन इन आवर टीम, वी वुड हैव won the match. We would have won the match if we had Mohan in our team. यहाँ से यहाँ तक ये ऑप्शन, we would have BC won the match। ये प्रीवियस क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है कि इसमें गलती कहाँ है। जल्दी से कैलकुलेट कीजिए माइंड में इसको। देखो, इफ तो हमारा है, सब्जेक्ट वी है, तो यहाँ हैड जो पहला है ये हमारा एक्सिलरी वर्ब, और ये जो है हमारा मेन वर्ब। पोसेशन का जब भाव हो, अधिकार का भाव हो, तो वहाँ पर हम हैड का यूज करते हैं मेन वर्ब के रूप में। हैव का, जैसे मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार था, है ना, तो आई हैड ए कार। समझ में आ रही बात ना। तो अपने टीम में मोहन को रखे होते, यानी पोसेशन का भाव, वहाँ अधिकार का भाव आ रहा है, तो यहाँ पर ये हैव जो है, हैड का V3 हैड होता है। ये हैड हमारा एक्सिलरी वर्ब है, और ये जो हैड है रखना के भाव में जो हैव आता है ना वो है, और हैव जो जब हैड एक्सिलरी वर्ब हो गया तो ये V3 होगा, और हैव का V3 जो V2 जो होता है हैड, और V3 भी हैड, यानी ये भी हैड हमारा सही है। अब उसके बाद मोहन इन अवर टीम,
वी वुड हैव वॉन द मैच, आगे वुड हैव प्लस V3, यानी सेंटेंस ये हमारा क्या है, नो एरर है। क्लियर? उसी प्रकार से एक और एग्जांपल दे देते हैं, यदि तुम वहां गए होते तो मैं तुम्हें डांटा होता, तो होगा क्या, इफ यू हैड gone there I would have scolded you। यदि तुम वहां गए होते तो मैं तुम्हें डांटा होता। अब इसको भी बताना है कि सेंटेंस ये आंसर आपका इसका क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या नो एरर डी होगा। तो ये हमारा ये ऑप्शन है, इफ यू हैड गॉन देयर, यहाँ तक सही है। आई वुड हैव स्कॉल्डेड यू, ये भी सही है। सेंटेंस क्या होगा, नो एरर। अब देखिए इसे भी हम इन्वर्सन में बना सकते हैं, और इन्वर्सन भी बताए थे आपको पहले भी, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पार्शियल इन्वर्सन और दूसरा होता है कंप्लीट इन्वर्सन। तो इसको भी हम पार्शियल इन्वर्सन में रख सकते हैं। वो कैसे रखेंगे जो देखना है, कि इसको पार्शियल इन्वर्सन में रखने के लिए सबसे पहले हम इफ को हटा देते हैं, और जब इफ को हटा देंगे हम, ठीक है, ऊपर वाले को मिटा देते हैं पहले। इसको इन्वर्सन में रखने के लिए देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको इन्वर्सन में रखने के लिए सबसे पहले इफ को हटा देंगे। चूंकि पार्शियल इन्वर्सन की बात हो रही है, तो पार्शियल में क्या होता है कि केवल एक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है। कंप्लीट इन्वर्सन में क्या होता है कि एक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब दोनों सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। तो हम इसको रख रहे हैं पार्शियल इन्वर्सन में, यानी एक्सिलरी वर्ब हैड जो है वो सब्जेक्ट के पहले हो जाएगा, और उसके बाद जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे। सेंटेंस तो भी गलत नहीं है। देखने में लग रहा होगा कि हैड शुरू में आ गया, यानी ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव, लेकिन ये इंट्रोगेटिव नहीं है, इसी को कहते हैं हम इन्वर्सन। तो यहाँ पर देखिए सारे एग्जाम्पल को हम इस पे बनाना चाहें तो बना सकते हैं। यानी इफ को यहाँ से हम हटाएंगे, यू हैड को यहाँ से हटाएंगे, तो हो जाएगा क्या, हैड यू कम हियर आई वुड हैव हेल्प्ड यू। ठीक है, यदि तुम यहाँ आए होते तो मैं तुम्हारी मदद किया होता, बात वही है। दूसरा एग्जांपल को लेते हैं, इफ सबसे पहले हटेगा, एक्सिलरी वर्ब हैड जो है वी के पहले आएगा, तो हम यहाँ होगा क्या, हैड वी हैड मोहन इन आवर टीम वी वुड हैव वॉन द मैच। ठीक है, तीसरे एग्जांपल में भी वही कर सकते हैं कि यहाँ से इफ को हटा देंगे और यू हैड की जगह पर यूज कर देंगे क्या, हैड यू गॉन देयर आई वुड हैव स्कॉल्डेड यू। तो इस प्रकार से हम कंडीशनल सेंटेंस के बारे में आपको हम तीनों स्ट्रक्चर बता दिए, और तीनों स्ट्रक्चर कंडीशनल सेंटेंस का अपने आप में बहुत महत्व रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना है। तो मेन रूप से आपको तीन स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है। सबसे पहला कि किसी भी कंडीशनल वर्ड, वैसे सेंटेंस, दोस्तों देख लीजिए एक बार कंडीशनल सेंटेंस को, वैसे सेंटेंस जिनके द्वारा शर्त बतलाए जाते हैं उस सेंटेंस को कंडीशनल सेंटेंस कहा जाता है। और किसी भी कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशनल वर्ड मौजूद होते हैं जिसकी संख्या पूरे ग्रामर में 9 होती है। इफ, अनलेस, अनटिल, इन केस, एज सून एज, सो लॉन्ग एज, व्हेन, बिफोर और आफ्टर, ये हमारे कंडीशनल वर्ड है। और दूसरा क्या है कि कंडीशनल वर्ड के तुरंत बाद का जो सटा हुआ क्लाउज है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होता है, और उसी से सटा दूसरा क्लाउज हमेशा सिंपल फ्यूचर में होता है। ठीक है, अब कंडीशनल सेंटेंस के दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें तो कंडीशनल सेंटेंस के दूसरे स्ट्रक्चर को सपोजिशनल सेंटेंस कहते हैं। और किसी भी सपोजिशनल सेंटेंस में सपोजिशनल वर्ड मौजूद होता है। इफ, एज दो, आई विश, वी विश, यू विश, दे विश, ये सारे कंडीशनल सपोजिशनल वर्ड्स होते हैं। जिसमें इफ का दो स्ट्रक्चर आपको हम बताए कि इफ के बाद ये भूतकाल में किए गए इच्छा या कल्पना को दर्शाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसमें इफ के बाद हमेशा सिंपल पास्ट टेंस होता है, और उसी से सटा दूसरा क्लाउज सब्जेक्ट प्लस वुड, कुड, शुड, माइट प्लस V1 होता है। इसी में मैंने आपको बताया कि इसको इन्वर्सन में भी लिख सकते हैं। इन्वर्सन में लिखने के लिए आपको बताए थे क्या कि
इफ को हटाकर शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 करते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वुड कुड शुड माइट प्लस V1 का यूज करते हैं। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि सपोजिशनल सेंटेंस इफ का एक और स्ट्रक्चर बताया मैंने कि वैसी इच्छाएं जो कभी भी पूरी ना हो उन्हें व्यक्त करने के लिए हम कंडीशनल सेंटेंस के दूसरे स्ट्रक्चर अर्थात सपोजिशनल सेंटेंस को रख सकते हैं, जिसमें इफ के बाद सब्जेक्ट चाहे कुछ भी रहे, आने वाला ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा वेयर होता है, कभी भी यहाँ वाज का यूज नहीं करते हैं। जिसमें हम बताए इफ के बाद सब्जेक्ट प्लस वेयर प्लस नाउन या प्रोनाउन, और दूसरे एक्शन में बताए सब्जेक्ट प्लस वुड कुड शुड माइट प्लस V1। इसके बाद मैंने आपको अगला रूल बताया कि आई विश एज दो और एज इफ इन दोनों का हिंदी अर्थ मानो की होता है। इसके स्ट्रक्चर में मैंने बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है प्लस एज दो या एज इफ होता है, उसके बाद होता है सब्जेक्ट प्लस वेयर प्लस नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, इसके बाद लास्ट बताया इसका मैंने दूसरा रूल का कि आई विश वी विश अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, जिसमें आई विश वी विश यू विश के बाद सब्जेक्ट चाहे कुछ भी रहे, आने वाला ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा वेयर होता है। और लास्ट में मैंने कंडीशनल सेंटेंस का अगला रूल लास्ट बताया, कंडीशनल सेंटेंस का तीसरा रूल कि इफ के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस और उसके बाद पास्ट फ्यूचर टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, पास्ट फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस वुड कुड शुड माइट प्लस है प्लस V3। इसको भी मैंने इन्वर्सन में बनाने के लिए बता दिया है। इन्वर्सन में मैंने बताया था कि यहाँ से इफ को हटा देते हैं और हेड ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लगा देते हैं। इस प्रकार से हमारा कंडीशनल सेंटेंस का तीनों स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। अब कल से आपको मैं बताऊंगा पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट आपका खत्म हो गया कंडीशनल सेंटेंस के साथ। अगले क्लास में मैं पास्ट परफेक्ट टेंस बताऊंगा और पास्ट परफेक्ट टेंस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इसलिए मेरे वीडियो के साथ बने रहें। इसी के साथ मैं अपना क्लास समाप्त करता हूं। थैंक यू।